Hello everyone, welcome back to your online class. Today we will discuss about powers of American president. As you know, previous class में हमने election of president देखा था, है ना। हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इनकी इलेक्शन की प्रोसेस को समझा था कि किस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। इस क्लास में हम इनकी शक्तियों की बात करेंगे, इनके पास कितनी शक्तियाँ हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसको बहुत पावरफुल माना जाता है ना। उसकी शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको अब हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियाँ। अब कार्यपालिका शक्तियों में भी काफ़ी सारी शक्तियाँ इंक्लूड है, उन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। मतलब संविधान के थ्रू ही जितनी भी कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी, वो सब किसको मिली हुई हैं? प्रेसिडेंट को। और कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति को प्रशासन संचालन के क्षेत्र में निम्नलिखित व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब वो कौन कौन सी हैं उन्हें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का संचालन। ये भी क्या है? कार्यपालिका शक्तियों के अंडर ही आता है, ठीक है। मतलब जो भी प्रशासन है उसका जो संचालन होगा वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। देश के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च मीन सबसे ऊंचा, सुप्रीम अधिकारी होने के नाते राष्ट्रपति प्रशासन का संचालन करता है, ठीक है। मतलब पूरे प्रशासन का संचालन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वोच्च अधिकारी है, ठीक है। और प्रशासन के इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, आदेश, नियम तथा उपनियम जारी किए जाते हैं। अब मतलब इस ड्यूटी को वो निभाएगा, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा तो किस किस मेथड से अपनाएगा? कि पहले वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है, आदेश भी, नियम भी, उपनियम भी। तो ये सब मेथड है कि किस किस थ्रू वो प्रशासन का संचालन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एनफोर्सिंग द लॉ एंड मेंटेनिंग ऑर्डर, कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना। कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है ना, और उन्हें मेंटेन करने का काम भी एग्जीक्यूटिव का होता है। तो इसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो ये वर्क भी प्रेसिडेंट का ही है, ठीक है। अब राष्ट्रपति का ये भी उत्तरदायित्व है कि वह देखे कि संघीय कानूनों, संघीय मीन्स जो सेंट्रल लेवल पर लॉ है और जो संधियाँ हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। इस कार्य में राष्ट्रपति को अटॉर्नी जनरल सा, संघीय कर्मचारियों, न्याय विभाग व सेना से पूरी सहायता मिलती है। मतलब वो कानूनों को अप्लाई करेंगे तो इसमें वो और लोगों की भी पूरी हेल्प लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, नियुक्ति तथा पदच्युति की शक्ति। मतलब वो अपॉइंट करने की भी पावर है प्रेसिडेंट के पास, और उन्हें उनकी पोस्ट से हटाने की भी पावर है, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट है वो विभिन्न पदाधिकारियों की अपॉइंटमेंट करता है ना, और उनको रिमूव भी करता है, राइट उसी के पास है। जैसे राजदूत, सर्वोच्च न्यायालय के जजेस, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, सेना के उच्च अधिकारियों तथा संघीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाओं का प्रधान। जो प्रेसिडेंट है वो सशस्त्र सेनाओं का प्रधान है। मतलब जितनी भी सेनाएं होती हैं, 3 तरह की सेनाएं होती हैं, जल, थल व वायु, ठीक है। इन तीनों का जो सर्वोच्च सेनापति है, चीफ है, वो कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति है। और सेना की जितनी भी अधिकारी हैं, है ना, उनको सीनेट की स्वीकृति से वही अपॉइंट करता है। राष्ट्रपति ऐसी सिचुएशन उत्पन्न कर सकता है जिसकी वजह से कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करने के लिए विवश होना पड़े, ठीक है। सर्वोच्च सेनापति होने के नाते वही ये निश्चित करता है कि सेनाएं कहाँ इकट्ठी होंगी और हवाई तथा जहाजी बेड़े कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि इन तीनों सेनाओं पे जो पूरा कंट्रोल है वो किसका है? राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट का। और वही ऐसी सिचुएशन ला सकता है जिसकी वजह से कांग्रेस युद्ध की घोषणा कर दे, अनाउंसमेंट कर दे वॉर की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन ऑफ फॉरेन रिलेशंस, परराष्ट्र संबंधों का संचालन। इसे हम विदेश नीति भी कह सकते हैं, है ना। जो विदेश नीति होती है मतलब दूसरे देशों के साथ जो संबंध हैं
उनको मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति ही विदेश नीति का निर्धारण एवं संचालन करता है। और न्यायाधीश मार्शल ने इसके बारे में क्या कहा था कि राष्ट्रपति ही वैदेशिक मामलों में राष्ट्र का प्रमुख वक्ता तथा विदेशी राष्ट्रों के लिए एकमात्र प्रतिनिधि है। मीन्स जो राष्ट्रपति है उसे इतनी ज़्यादा अथॉरिटी मिली हुई है दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कि उसे ही वन एंड ओनली रिप्रेजेंटेटिव कह दिया गया है। ठीक है, तो ये सब थी इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब इसी में भी एक और है राइट ऑफ पार्डन, क्षमादान का अधिकार। अब जैसे इंडिया में भी ये प्रेसिडेंट को राइट है ना, और अमेरिका में भी है कि अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों मीन्स जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं जैसे प्रेसिडेंट की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति को भी क्षमादान देने तथा दंड को स्थगित या कम करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब या तो वो पूरी तरह माफ़ कर सकते हैं या फिर उस पनिशमेंट को कम कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्ति को सर्व क्षमा भी प्रदान की जा सकती है। मतलब एक ही क्राइम में बहुत सारे लोगों ने उसी तरह का क्राइम किया है। ठीक है, तो उन सबको सर्व क्षमा मतलब एक साथ क्षमा दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव पावर। अब ये थी एग्जीक्यूटिव पावर। अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियाँ। अब विधायी शक्तियाँ क्या क्या प्राप्त हैं राष्ट्रपति को? तो अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के कारण, मतलब शक्ति पृथक्करण क्या होता है? जो पावर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को डायरेक्टली कोई भी विधायी शक्तियाँ मिली हुई नहीं है। मतलब राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं है डायरेक्टली, लेकिन वो उनका यूज़ करता है इनडायरेक्टली। ठीक है, पर राष्ट्रपति विधि निर्माण मतलब कानून बनाने के क्षेत्र में अनेक व्यापक प्रभाव एवं शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब वो बहुत सारी शक्तियों का यूज़ करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन तभी भी वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसे भी बहुत लिमिटेड है, संक्षिप्त है ना, तो वो बहुत सारी शक्तियों का यूज़ करता है। इसी कारण जो कुछ थिंकर्स हैं उसे प्रधान विधायक, चीफ लेजिस्लेटर कहने लगे हैं। ठीक है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है पावर, लेकिन तब भी वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर्स का यूज़ इनडायरेक्टली करता है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या क्या है? सेंड मैसेज टू कांग्रेस, कांग्रेस को संदेश भेजना। जो प्रेसिडेंट है अगर कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो वो कांग्रेस को संदेश भेजता है। अब कांग्रेस क्या है? तो वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। जैसे इंडिया में जो संसद है उसे संसद ही कहा जाता है ना, वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस की ही 2 हाउसेज हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। ठीक है, तो कांग्रेस को संदेश भेजने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, कन्वेनिंग अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाना। अधिवेशन क्या होता है? सेशन। तो स्पेशल जो सेशन है कांग्रेस का वो प्रेसिडेंट बुला सकता है। ठीक है, अब ये होता किस समय है? जब कोई इमरजेंसी होती है या उसे लगता है कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में अधिवेशन होना चाहिए, तो तब वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो ये पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की है, और ये विधायी शक्तियों के अंडर आती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वीटो पावर, निषेधाधिकार शक्ति। अब निषेधाधिकार शक्ति, वीटो पावर होता क्या है? जैसे कांग्रेस ने कुछ लॉ बनाया, कोई भी कानून बनाया, तो उस पर प्रेसिडेंट अपनी अस्वीकृति दे दे, रिमूवल दे दे, मतलब मना कर दे कि मुझे ये एक्सेप्टेड नहीं है, उसे ही वीटो पावर कहते हैं, मतलब मना करने का राइट। ठीक है, अब ये 2 प्रकार का है, एक है डायलेटरी वीटो, विलंबकारी निषेधाधिकार, और दूसरा है पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार। अब ये 2 तरीके के हैं, इसको 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट, विलंबकारी निषेधाधिकार, डायलेटरी वीटो। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक मतलब जो बिल होता है उस पर बिना वीटो का प्रयोग करे ही विधेयक को समाप्त करने में समर्थ होता है। मीन्स वो वीटो पावर का यूज़ भी नहीं कर रहा है, ना भी नहीं कर रहा है ना, और इस विधेयक को कैंसिल कर देगा। मतलब जो बिल आया है कि ये कानून बनना चाहिए उसको कैंसिल कर देगा। ये क्या है? डायलेटरी वीटो है, विलंबकारी निषेधाधिकार। नेक्स्ट वन इज पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार। इसमें क्या है? जब अमेरिकी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होता है, मीन्स जब
जो अमेरिका की पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, उसका सेशन चल रहा है, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर विचार करने के लिए 10 दिन मिलते हैं। मतलब राष्ट्रपति 10 दिन तक उस पर विचार कर सकता है। अब यही प्रोसेस इंडिया में 14 दिन है, लेकिन अमेरिका में कितनी है? 10 दिन। ठीक है। यदि 10 दिनों के अंदर ही अधिवेशन समाप्त हो जाए और राष्ट्रपति उस पर कोई भी प्रतिक्रिया ना दे, ना तो उसको एक्सेप्ट करे और ना ही रिफ्यूज़ करे, ठीक है, तो इसको जेबी निषेधाधिकार माना जाता है, पॉकेट वीटो। मतलब ये जो विधेयक है राष्ट्रपति के पास ही पड़ा हुआ है, वो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये है 2 तरह के वीटो थे, ये ना करने की शक्ति। अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मतलब कार्यपालिका आदेश। राष्ट्रपति को शासन से संबंधित आदेशों को जारी करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब शासन से रिलेटेड जो भी ऑर्डर होंगे उनको राष्ट्रपति पेश कर सकता है, जारी कर सकता है। और कांग्रेस द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति इस प्रकार के आदेश जारी करता है। मतलब कांग्रेस के द्वारा ही ये शक्तियाँ उसको दी गई हैं कि वो आदेश जारी कर सके। अब इसको और किस नाम से जानते हैं? प्रदत्त व्यवस्थापन, मीन्स जो मैनेजमेंट हो रहा है उसमें चेंज होना, या अध्यादेश की शक्ति। ये 2 नामों से इसको पुकारा जाता है। किसे? कार्यपालिका आदेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब इसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स और है। इसके अंतर्गत वो क्या करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब राष्ट्रपति को ये राइट तो है, वो जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कर सकता है, लेकिन इसमें वो उनको हटा नहीं सकता। ठीक है, वो जजेस को अपॉइंट कर सकता है लेकिन उनको उनकी पोस्ट से हटा नहीं सकता। नेक्स्ट वन इज टू पार्डन, क्षमादान करना। अब प्रेसिडेंट को ये भी राइट है कि वो क्षमा कर सकता है। मतलब जो संघीय रिलेटेड मैटर हैं, यूनियन के मैटर हैं, केंद्र सरकार के, उसमें सज़ा को कम भी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पावर एज अ पार्टी लीडर, दलीय नेता के रूप में शक्तियाँ। अब जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने दल का नेता होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पावर्स भी उसके पास बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर जो कांग्रेस है और उसमें जो प्रतिनिधि सभा है, अगर उसके जो उसमें भी जिस पार्टी का प्रेसिडेंट है उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व है, मीन्स प्रतिनिधि सभा में भी उसी दल के नेता सबसे ज़्यादा हैं जिस दल का प्रेसिडेंट है। ठीक है, जिस पार्टी का प्रेसिडेंट है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कानून बनाने तक में अपनी सहभागिता निभाता है, मतलब कोऑपरेट करता है। ठीक है, तो अपने दल के नेता होने के कारण वो दल से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं पार्टी से रिलेटेड, ठीक है, उन सब में भी अपनी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियाँ भी हैं, मीन्स पैसों से रिलेटेड पावर भी हैं। कैसे? अमेरिका के संविधान ने कांग्रेस को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की थी, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से ही वहाँ के राष्ट्रपति को फाइनेंशियल पावर मिली हुई हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में अब राष्ट्रपति इस संबंध में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया है। मतलब उसमें तो लिमिटेड ही हैं, लेकिन अगर हम व्यवहार में देखें इस समय जो उसके पास पावर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति की देखरेख में तैयार होता है तथा बजट कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति ही पारित करता है। मतलब जो बजट पेश होगा वो कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट ही करता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपकी इमरजेंसी पावर, संकटकालीन शक्तियाँ। अब अमेरिका के संविधान में एक क्लियर नहीं है कि राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर होंगी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कई बार जब प्रॉब्लम आती है अमेरिका में, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने आप इन शक्तियों को अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें ही इमरजेंसी पावर कहा जाता है। और उससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी आएगी, संकट आएगा, तो उस समय जो सारी शक्तियाँ हैं वो किसके पास चली जाएंगी? राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी। ठीक है, अब गृह युद्ध के समय राष्ट्रपति लिंकन ने विद्रोह को दबाना ही अपना प्रमुख कर्तव्य समझा और उन्होंने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली। तो ये इनकी सारी शक्तियाँ कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।